हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 ब्रीथ ब्रीथ को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पर्सनालिटी 10.2 के क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कर रहे हैं। ये आपके एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके बोर्ड में कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, और इस क्वेश्चन पे अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप ये क्वेश्चन एक बार में बोर्ड में बना नहीं पाएंगे। इसलिए इस क्वेश्चन को आप मेनी टाइम्स प्रैक्टिस करें, मिनिमम 10 टाइम्स आप इसको प्रैक्टिस में रखें, तभी ये क्वेश्चन आप बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है। परिगत मतलब क्या होता है बच्चों? सबसे पहली बात हम लोग परिगत समझते हैं, ये वर्ड समझते हैं। परिगत परिगत का मतलब क्या होता है? एक त्रिभुज है जिसके अंदर क्या खींचा गया है? वृत्त खींचा गया है, और वो जो वृत्त है वह त्रिभुज के तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है, मतलब टच करता है, छूता है। ठीक है, देखिए एसी को भी टच किया है, बीसी को भी टच किया है, और एबी को भी टच किया है। तो परिगत का यही मतलब होता है कि किसी भी त्रिभुज में जो वृत्त बना है वो उनके सारे भुजाओं को क्या करे? टच करता है। तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या इसका दिया, कितना? 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है, तो ये केंद्र होगा ओ। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या इस प्रकार खींचा गया कि रेखाखंड बीडी कहाँ है? बीडी, ये बीडी और डीसी जिनमें स्पर्श रेखा डी द्वारा बीसी विभाजित है। मतलब ये जो स्पर्श रेखा बीसी है वह उस पे जो बिंदु डी है वह इस स्पर्श रेखा को विभाजित कर रही है, मतलब दो हिस्सों में बांट रही है। बराबर नहीं है लेकिन दो हिस्से में बांट रही है। की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर। देखिए बीडी की लंबाई 8 सेंटीमीटर और सीडी की लंबाई 6 सेंटीमीटर दिया है। तो हमसे भुजा एबी की लंबाई ज्ञात करना है। ये जो भुजा है, मतलब ये एक त्रिभुज एबीसी है जिसकी एक भुजा हमको दी हुई है, हमको दो भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में सबसे महत्वपूर्ण इसका फिगर है। फिगर समझ में आएगा तो आप क्वेश्चन को हल कर लेंगे। तो देखिए ये जो है ओ है, ठीक है, ये क्या चीज है? ओ है, ओ। ठीक है, तो ओडी त्रिज्या है। तो देखिए एक बिंदु अगर ये है त्रिभुज वृत्त पे, तो एक बिंदु ये भी होगा, एक बिंदु ये भी है, ये तीनों ही बिंदु स्पर्श कर रहा है। तो हम इस बिंदु का कुछ नाम रख लेते हैं। जैसे देखिए ए है, बी है, सी है, डी है, इसका नाम क्या रख लेते हैं? ई, और इसका नाम क्या रखते हैं बच्चों? एफ। मान लेते हैं ये 3 बिंदु है डी ई एफ। ठीक है, तो देखिए हमें पता है कि किसी भी केंद्र से अगर हम वृत्त पे खींचते हैं कोई रेखा तो वो त्रिज्या कहलाती है। अगर ये त्रिज्या है तो ये भी क्या है? ये भी त्रिज्या है, और ये भी क्या है? ये भी त्रिज्या है। इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। और आपको पता है कि त्रिज्याएं हमेशा समान होती हैं। तो अगर ओडी 4 है तो एफओ भी क्या होगा? 4, और ओई भी क्या होगा? 4। ये भी 4 होगा दोनों, क्योंकि त्रिज्याएं हमेशा समान कोण बनाती हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर है कि त्रिज्याएं हमेशा समान दूरी की होती हैं। ठीक है, ये भी दूरी समान है, ये भी दूरी समान है, ये भी दूरी समान है। ठीक है, एक चीज हो गया। दूसरी बात हम लोग क्या करते हैं, एक चीज और करते हैं कि हम लोग एक रेखा को और ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये जो ओ है इसको मिला देते हैं। ठीक है, ये ओसी को भी मिला देते हैं, इस ओबी को भी मिला देते हैं। ठीक है, और इस ओ ए को भी हम लोग मिला देते हैं। जैसे ही हमने ये इसको मिलाया तो यहाँ पे हमको त्रिभुज दिख रहा है। कौन कौन त्रिभुज दिख रहा है? देखिए 3 तो त्रिभुज हैं। कौन कौन? ए ओ सी। एक त्रिभुज ये है बच्चों, ए ओ सी, एक त्रिभुज ये दिख रहा है। ठीक है, दूसरा त्रिभुज कौन है? ए ओ बी। दूसरा त्रिभुज हमको ये दिख रहा है, ए ओ बी। दूसरा त्रिभुज हमको ये दिख रहा है। तीसरा त्रिभुज कौन है बच्चों? सी ओ बी, ये त्रिभुज दिख रहा है। ठीक है, 3 त्रिभुज आपको दिख रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्षेत्रफल के हेल्प से, क्षेत्रफल की मदद से हम लोग ये जो भुजाएं हैं इनको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज है क्लियर। अब देखिए हमने ये पता कर ली ये तीनों 4 4 है। अच्छा, ये सी बिंदु है। कोई भी वृत्त में, किसी भी वृत्त में अगर कोई बिंदु बाहर है, अगर वो इसको किसी भी वृत्त को स्पर्श करती है तो ये जो स्पर्श रेखा है सी डी, ये पूरा, ये सी बी पूरी स्पर्श रेखा है, तो इसका छोटा भाग सी डी भी स्पर्श रेखा होगी। तो ये जो सी डी है
वह बराबर किसके होगा, CF के, क्योंकि किसी भी बिंदु से अगर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो उनकी लंबाई हमेशा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ये बात क्लियर होना चाहिए, माइंड में क्लियर होना चाहिए कि कोई भी बिंदु से अगर हम दो स्पर्श रेखा खींचें या तीन खींचें, जितना भी एक ही बिंदु से खींच रहे हैं तो वो दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होंगी। अगर ये CD 6 सेंटीमीटर है तो ये CF भी कितना होगा, ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब देखिए B भी Y बिंदु है, तो Y बिंदु से जो हम BD स्पर्श रेखा खींच रहे हैं तो ये जो BD है वो बराबर किसके होगा, BE के। तो अगर BD 8 है तो ये जो BE होगा ये भी कितना होगा, 8 सेंटीमीटर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ये चीज क्लियर होना कि स्पर्श रेखा किसी भी बिंदु से अगर हम दो स्पर्श रेखा खींचते हैं वो आपस में क्या होती है, बराबर होती है। उसी प्रकार ये A भी बाहरी बिंदु है, ठीक है, Y बिंदु, तो स्पर्श रेखा देखिए इससे हम लोग एक AF खींच रहे हैं और एक AE खींच रहे हैं, यह भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। हम मान लेते हैं इसको कुछ भी, X मान लीजिए, Y मान लीजिए, Z कुछ भी मान सकते हैं। तो मान लेते हैं अगर ये X है तो ये भी क्या होगा, X होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये X होगा तो ये भी X होगा। तो ये जो काम हम लोगों ने किया है उसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा नोट कर लेते हैं ताकि कोई डाउट ना हो। तो देखिए O सबको लिख लेते हैं, कितनी त्रिज्याएं, 3 त्रिज्याएं, तो OD बराबर होगा किसके, OE बराबर किसके होगा, OF। ये सब बराबर क्यों है, क्योंकि ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए तीनों ही आपस में बराबर होती हैं, त्रिज्या हमेशा बराबर होती है। ठीक है, अच्छा जो CD है, C क्या है, Y बिंदु है, तो CD बराबर क्या होगा, CF। CD है वह बराबर किसके होगा, CF के। ऐसा क्यों है, क्योंकि C से स्पर्श रेखा खींचा, ठीक है, C से स्पर्श रेखा कौन खींचा, ये और ये दोनों स्पर्श रेखा आपस में बराबर होते हैं, ये बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, एक चीज ये पता चल गया। उसके बाद उसी प्रकार जो हमारा BD है वह बराबर किसके है, BE के। यह भी पता है क्यों, क्योंकि Y बिंदु B से स्पर्श रेखा खींचा, ठीक है, Y बिंदु B से स्पर्श रेखा BD और BE खींचा, दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। उसी प्रकार AF बराबर है किसके, AE के, यह भी बराबर होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि A से स्पर्श रेखा खींचा, ठीक है, A से स्पर्श रेखा खींचा। अब कोई भी स्पर्श रेखा हम किसी भी बिंदु से खींचेंगे तो हमेशा वो आपस में बराबर होंगी। तो ये तो इतना पार्ट हम लोगों ने किया है। ठीक है, हम मान लेते हैं, माना AF बराबर X। अगर AF X है तो AE भी X होगा, ये तो क्लियर है क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो हम लोग अगर किसी तरीके से X का मान अगर ज्ञात कर लेंगे तो हम लोग ये AC की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखिए ये जो BC है तो BC में 6 और 8 दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये पूरी लंबाई BC की कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी प्रकार इसकी पूरी लंबाई कितनी होगी बच्चों, तो देखिए X और 8 है तो X प्लस क्या हो जाएगा, 8, X प्लस 8 सेंटीमीटर। उसी प्रकार ये पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी, ये पूरी लंबाई कितनी, X प्लस 6 सेंटीमीटर, X प्लस 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, ये चीज हमें पता है, मतलब हम किसी तरीके से अगर X की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे तो हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इतना चीज तो हम लोगों ने किया क्वेश्चन में। अब हम लोग इस क्वेश्चन X की वैल्यू कैसे ज्ञात कर सकते हैं, X की वैल्यू हम केवल त्रिभुज के नियम से ज्ञात कर सकते हैं, उसके अलावा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। त्रिभुज का जो नियम है, जो त्रिभुज के नियम से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और, कोई भी रेखा अगर हम मतलब केंद्र से अगर कोई भी रेखा अगर स्पर्श रेखा पे खींच रहे हैं तो हमेशा क्या होती है, लंबवत होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो ये भी कितना होगा, 90 होगा।
और ये भी कितना होगा 90 होगा। क्यों? क्योंकि स्पर्श रेखा से हम कोई भी रेखा अगर वृत्त पे खींचते हैं तो वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये सब हम लोग क्लास 9th के थ्योरम में पढ़े हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कि OF, या ऐसे लिखिए, OF नहीं लिख के हम लोग लिख सकते हैं स्पर्श कि केंद्र से कोई भी रेखा अगर हम वृत्त पे खींचते हैं, वृत्त के स्पर्श रेखा पे खींचते हैं तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो एंगल OFA बराबर 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 तो ये भी 90 रहेगा। उसी तरीके से OEA, एंगल OEA ये भी कितना होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, उसी प्रकार एंगल ODB भी कितना होगा 90 डिग्री होगा। इन सब का रीजन क्या होगा? इन सब का रीजन सेम होगा कि केंद्र से कोई भी रेखा स्पर्श रेखा पर खींचते हैं, स्पर्श रेखा, केंद्र से कोई भी रेखा स्पर्श रेखा पर हमेशा लंब होता है, मतलब कोई भी रेखा अगर हम केंद्र से स्पर्श रेखा पे खींचेंगे तो हमेशा लंबवत होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, इतना चीज हम लोगों ने नोट किया। अब हम लोग का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए 3 त्रिभुज बन रहे हैं, 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज। ये दोनों त्रिभुज अगर हम जोड़ देंगे तो इस बड़े वाले त्रिभुज के बराबर हो जाएगा। वो तो क्लियर ही बात है कि इस बड़े त्रिभुज में ही 3 छोटे छोटे त्रिभुज बन रहे हैं, तो इन तीनों छोटे त्रिभुज को अगर हम जोड़ देंगे तो उस बड़े त्रिभुज के बराबर हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वह बराबर किसके किसके हो जाएगा बच्चों? वह बराबर होगा, एक तरफ से लिखिए, त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज COB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BOA का क्षेत्रफल, ये बराबर हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वह बराबर होगा त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल। ABC का पूरा क्षेत्रफल इस छोटे वाले क्षेत्रफल प्लस इस छोटे वाले क्षेत्रफल प्लस इस छोटे वाले क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको क्या मान लेते हैं बच्चों? समीकरण नंबर 1। अब देखिए हम सभी जितने भी त्रिभुज बन रहे हैं, चारों त्रिभुज, इनका अगर हम क्षेत्रफल एरिया अगर ज्ञात कर लेंगे तो इस समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो आसानी से हमको x का वैल्यू मिल जाएगा। अगर x मिल जाएगा तो हम लंबाई ज्ञात कर लेंगे। तो सभी बच्चे इसको नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट करते हैं। देखिए इसको हम लोग स्टेप 1 मानते हैं। स्टेप 1 में हमने क्या किया? जो जो कंसेप्ट थे उनको लिखा। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे? सारे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम छोटे छोटे त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, फिर लास्ट में बड़े वाले का ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, आप बड़े वाले का ज्ञात कर सकते हैं, छोटे का जिसका निकालना है आपको, आप उस सभी का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक तरफ से करते हैं, पहले इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। सभी बच्चे इसको नोट करिए, फिर इसको रफ करेंगे हम लोग, नेक्स्ट पेज पे करेंगे। ठीक है, इन सब चीजों को रफ करते हैं हम लोग। ठीक है, समीकरण नंबर 1 था, तो हम लोग सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ठीक है, यही हमारा समीकरण नंबर 1 था। अब यहां से हम लोग स्टेप 2 स्टार्ट करेंगे। समीकरण नंबर 1 हमने फिर से लिख लिया ताकि हमें ये ज्ञात रहे कि क्या क्या ज्ञात करना है। स्टेप 2 में हम लोग यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए हम लोग सबसे पहले छोटे वाले त्रिभुज का, त्रिभुज 1, त्रिभुज 2, त्रिभुज 3, सबसे पहले हम लोग छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कि त्रिभुज
त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल। अब देखिए त्रिभुज AOC में आ जाइए। AOC ये दिख रहा है त्रिभुज आपको दिख रहा है कि इसमें आधार है और एक लंब है, मतलब आधार है और लंब है, ठीक है। तो ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हमने सीखा था कि कोई भी त्रिभुज ऐसा हो, मान लीजिए एक त्रिभुज ऐसा है, इस प्रकार का है, इसमें एक हाइट दे दिया हो, ऊंचाई दे दिया हो और आधार दिया हो, तो इसका फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा क्या, 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई। तो इसी नियम का हम लोग यहाँ पे यूज कर देते हैं, ठीक है। इस त्रिभुज में हम लोग इसी नियम का यूज कर देते हैं। तो त्रिभुज AOC में हम लोग कौन सा नियम यूज करते हैं, 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई, इस नियम का यूज कर देते हैं बच्चों। 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। 1/2 इंटू आधार क्या है, बेस क्या है, आधार AC, ठीक है, इंटू ऊंचाई क्या है, OF, ठीक है। अब इन वैल्यू को पुट कर दिए। 1/2 इंटू AC की वैल्यू क्या है बच्चों, AC की वैल्यू देखिए हमने पता है AC की वैल्यू क्या लिखा है, x+6, तो यहाँ रख दीजिए x+6 इंटू OF की वैल्यू क्या है, OF की वैल्यू तो 4 है, ये तो त्रिज्या ही है, त्रिज्या हर जगह सेम है। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितने बार में कटेगा, 2 बार में। यहाँ से क्या बचेगा, 2 ब्रैकेट में x+6 क्या चीज, सेंटीमीटर, ठीक है। अभी आप यहाँ चाहें तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, चाहे तो यहीं पे छोड़ दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया क्या, 2 ब्रैकेट में x+6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग किस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, त्रिभुज COB लिखें चाहे BOC लिखें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो त्रिभुज COB का क्षेत्रफल, ठीक है। फिर से त्रिभुज COB का क्षेत्रफल। अब COB का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा बच्चों, फिर से यही नियम देखिए, फिर से ये कैसा त्रिभुज है, एक त्रिभुज का ये आधार हो गया और ये ऊंचाई हो गई, तो हम लोग फिर से यही रूल लगा देंगे क्या, 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई, क्या रूल लगा देंगे, 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई। देखिए 1/2 इंटू फिर से आधार क्या है बच्चों, CB है, इंटू ऊंचाई क्या है, OD है, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू CB की वैल्यू कितनी है, देखिए 6 और 8 ऐड करने में कितना आ रहा है, 14 इंटू OD की वैल्यू कितना है बच्चों, 4 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए 2 से 14 कट जाएगा कितने बार में, 7 बार में, 7 4 28, तो 28 क्या चीज, सेंटीमीटर। देखिए एक चीज यहाँ छूट गया है, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यूनिट हमेशा क्षेत्रफल की क्या होती है बच्चों, स्क्वायर होती है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोगों ने AOC का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया और BOC का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, ठीक है। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने इसको ज्ञात कर लिया बहुत आसानी से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे हम लोगों ने त्रिभुज AOC BOC का क्षेत्रफल ज्ञात किया है, उसी प्रकार हम लोग किसका ज्ञात कर सकते हैं, AOC और COB का ज्ञात कर लिया हम लोगों ने। अब कौन सा बच्चा है, BOA बोले चाहे AOB बोले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हमेशा बस O बीच में आना चाहिए। तो देखिए हम लोग लिखते हैं त्रिभुज, इस समीकरण 1 के दो चीजें हम लोग ने ज्ञात कर ली, एक ये, तीसरा ज्ञात कर लीजिए, इसका क्या नाम है बच्चों, त्रिभुज BOA का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज BOA का क्षेत्रफल। अब देखिए फिर से BOA में आएंगे तो कौन सा फिर से त्रिभुज दिख रहा है, देखिए फिर से ये आधार हो गया और ये ऊंचाई हो गया, तो कहीं भी अगर हमको आधार और ऊंचाई दिख जाए तो हम कौन सा हमेशा फार्मूला यूज करेंगे, 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई। तो फिर से यहाँ पे वही फार्मूला यूज होगा, 1/2 गुणे आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है, आधार गुणे क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। अब देखिए 1/2 आधार क्या है बच्चों, AB है, AB इंटू ऊंचाई क्या है, OE है,
ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दिस विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू ए बी की वैल्यू कितना है, x+8, कितना है x+8 इंटू ओ ई की वैल्यू कितना है बच्चों 4 है, तो ये कटेगा कितने बार में, 2 बार में। दिस विल बी इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x+8 क्या चीज, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए हम लोगों ने तीसरा पार्ट भी ज्ञात कर लिया, मतलब तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल हम लोगों ने ज्ञात कर लिए। अगर हम किसी तरीके से इस बड़े त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें तो फिर हम इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं आसानी से। तो सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए, तीनों क्षेत्रफल को नोट कर लिए। फिर हम लोग स्टेप नंबर 3 करेंगे। स्टेप नंबर 3 में हम लोग त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसको रफ करेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसको रफ करते हैं, इस तीनों पार्ट को हम लोग रफ करते हैं। देखिए बच्चों, हम लोगों ने समीकरण 1 में RHS LHS RHS, ये क्या है LHS है और ये क्या है RHS। तो RHS में हम लोग तीनों वैल्यू ज्ञात कर लिए। अब हम LHS में अगर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो देखिए अब हम लोग किस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब देखिए यही क्षेत्रफल ज्ञात करना सबसे मतलब इस क्वेश्चन का सबसे की पॉइंट है। अगर ये क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर लेंगे तो फिर आसानी से हम लोग ये क्वेश्चन एकदम सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा। अब देखिए त्रिभुज ABC में हमको क्या करना है, त्रिभुज ABC में हमको तीनों भुजाएं ज्ञात हैं, इसमें कोई ऊंचाई हमको नहीं है, कुछ भी ऊंचाई। ये सब जो वृत्त के अंदर की बात थी वो तो इस क्वेश्चन के लिए था, मतलब इन तीनों त्रिभुजों के लिए था छोटे वाले। अब इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए हम लोग एक फिगर बना लेते हैं जिसमें कुछ नहीं है, सिर्फ हमको वृत्त पता है और कोई बातें हमको इसमें पता नहीं है। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज ABC, अब ये बीच वाली कोई बात नहीं है, तो आपको पता है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तीनों भुजाएं पता है। ठीक है, हमको कोई एंगल नहीं पता है इस त्रिभुज के लिए। मतलब त्रिभुज ABC के लिए हम छोटा सा फिगर अगर यहाँ पे ड्रॉ कर लें, यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं ना, दोनों फिगर एक जगह रहेगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल के लिए, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल, तो फिगर हमको यही दिया हुआ है, ये परिगत ये दिया था त्रिभुज। ठीक है, ये हमको दिया था 4 सेंटीमीटर, इसका नाम था A, इसका नाम था B, इसका नाम था C। अच्छा, ये तीनों भुजाएं तो हमें पता ही है, तीनों भुजाएं पता है। इस फिगर में देखिए ये दोनों मिला के कितना आया था 14 आया था, और ये वाला कितना था x+8 था, और ये कितना था बच्चों x+6 था। ठीक है, सेम फिगर ही है, बस हमको इस बीच वाले पार्ट से कोई मतलब नहीं है। अब त्रिभुज की हमको तीनों भुजाएं पता है तो, और कोई एंगल कुछ नहीं पता है, तो कैसे हम क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखे थे। तो क्लास 9th में हम लोग एक कंसेप्ट पढ़े थे, हीरोन्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि जब भी किसी भी त्रिभुज में कोई भी एंगल नहीं दिया हुआ है तो हम भुजाओं के हेल्प से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग हीरोन्स का सूत्र पढ़े थे। तो इस त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के लिए हम लोग कौन सा सूत्र यूज करते हैं, हीरोन्स फार्मूला। कौन सा सूत्र, हीरोन्स का सूत्र, हीरोन्स फार्मूला। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, हीरोन्स फार्मूला, इसको हिंदी में बोलते हैं हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो हीरोन का सूत्र क्या था, हम लोग देखिए यहाँ पे एक बार कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। हीरोन्स के सूत्र के लिए हमको अर्ध परिमाप निकालना था, S बराबर था A+B+C/2। ठीक है, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं इसको, तो हम लोग को आसान रहेगा। त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल में हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करें, हीरोन्स का फॉर्मूला। तो इसमें हम लोगों ने एक अर्ध परिमाप S बराबर क्या पढ़ा था A+B+C/2। इस तरीके से हम लोग S ज्ञात करते थे। जब S पता चल जाता था तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होता था, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का नियम क्या था, √ S ब्रैकेट में S-A, S-B, S-C, यही फार्मूला हम लोग यूज करेंगे इसमें। इस क्वेश्चन में
मतलब इस त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे। अब देखिए, तो सबसे पहले ये ABC क्या थी, ये त्रिभुज की भुजाएं थी। क्या था, त्रिभुज की भुजाएं। ABC क्या है, त्रिभुज की भुजाएं। तो आप किसी को ABC मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को ABC मान लीजिए, चाहे इसको 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 किसी को मान सकते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग यस ज्ञात करेंगे, यस पता चल जाएगा तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। उसके पहले हमको मानना पड़ेगा, तो हम मान लेते हैं, माना भुजा A, जो A भुजा है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, कुछ भी, CB BC कुछ भी लिख सकते हैं, BC लिख दीजिए। और BC की वैल्यू कितनी है, 14 सेंटीमीटर। ठीक, तो A बराबर कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। A की वैल्यू हम लोगों ने ज्ञात कर ली, बहुत अच्छा। फिर B, तो B हम लोग मान लेते हैं किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, B AC को मान लीजिए, B बराबर AC। तो B बराबर AC की वैल्यू क्या है बच्चों, x प्लस 6 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने B की वैल्यू भी ज्ञात कर ली, क्या हो गया, x प्लस 6 सेंटीमीटर। उसी तरीके से हम लोग C, पहले तो तीनों भुजा पता होनी पड़ेगी ना, तो C क्या बचा है, AB, C बराबर AB मान लो। तो C की वैल्यू क्या है बच्चों, x प्लस 8 सेंटीमीटर। C भी निकल गया, मतलब ABC तीनों ही हमने ज्ञात कर लिया। अच्छा, जब ABC ज्ञात हो गया तो हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, अर्ध परिमाप, यस ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं बच्चों, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप जिसको यस बोलते हैं। तो यस का फॉर्मूला क्या है, A प्लस B प्लस C बाई 2, तीनों भुजाओं को योग करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए, A की वैल्यू कितनी है बच्चों, 14, प्लस B की वैल्यू कितनी है, x प्लस 6, ठीक है, प्लस C की वैल्यू कितनी है, x प्लस 8, अपॉन में क्या चल रहा है, 2 चल रहा है। ठीक है, अब सभी को ऐड कर दीजिए, तो देखिए कितना हो जाएगा, इन सबको ऐड आप करेंगे तो ये हो जाएगा 14, 6, 20, 28, 28, 28 प्लस x कितना हो जाएगा, 2x, अपॉन में क्या चलेगा, 2। ठीक है, ये s की वैल्यू है। अभी भी कुछ मिल रहा है हमको कॉमन, क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 को कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 14 प्लस यहाँ क्या बचेगा, x, अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यस बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 14, x प्लस 14 लिखें चाहे 14 प्लस x लिखें, एक ही बात होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोगों ने यस ज्ञात कर लिया। जब यस ज्ञात हो गया बच्चों, तो हम लोग अब इसको उठा के हीरोन्स के सूत्र में रखेंगे। ठीक है, तो जब ये ज्ञात हो गया तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसको रफ करते हैं, फिर हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हीरोन्स का सूत्र लगाएंगे। तो हीरोन्स का सूत्र क्या होता है, S ब्रैकेट में S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करना है। तो देखिए, वैल्यू हम लोग बहुत सावधानी से पुट करेंगे, नहीं तो मिस्टेक हो सकता है। तो देखिए, यस की वैल्यू कितनी आई थी, यक्स की वैल्यू आई थी यक्स प्लस 14, यक्स प्लस 14 ब्रैकेट में रख लीजिए। फिर यहाँ s, फिर से x की वैल्यू कितनी है, यक्स प्लस 14। अब देखिए, अब आप चाहें तो माइनस का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, माइनस यहाँ पे a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू हम लोगों ने वहां पे लिखी थी ना 14 लिख लीजिए। ठीक है, आप चाहें तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x प्लस 14 यस की वैल्यू है, माइनस a की वैल्यू कितनी थी, 14 थी, इसको लिख लिए। फिर ब्रैकेट में s की वैल्यू तो x प्लस 14, ठीक है। b की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू x प्लस 6 है, b की वैल्यू कितनी है, x प्लस 6। अगर हम माइनस का गुणा कर देंगे तो डायरेक्ट कर दीजिए, तो माइनस x हो जाएगा, अब माइनस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर s माइनस सी, तो x की वैल्यू x प्लस 14 और c की वैल्यू कितना है बच्चों, c बराबर था आपका x प्लस 8, तो डायरेक्ट रख देंगे वैल्यू, तो माइनस x माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, सभी बच्चे इसको नोट करते रहिए। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा है इस क्वेश्चन में। अब देखिए, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अंडर रूट x प्लस 14, ठीक है,
यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये 14 से 14 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा। ठीक है, यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 14 में से 6 को माइनस कर लें हम लोग, तो 14 में 6 का कितना बचेगा, 8 बचेगा, इंटू यहाँ से x फिर कैंसिल आउट हो गया, तो 14 में से 8 गया, कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, अंडर रूट x प्लस 14, ठीक है, और 18 6 जा 48 इंटू x। ठीक है, आप इसको चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, 48x को आगे कर लीजिए और इसको x प्लस 14 लिखिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, क्रम विनिमय नियम से कोई दिक्कत नहीं है। मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, कितना, अंडर रूट 14x ब्रैकेट में x प्लस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हम लोगों ने LHS भी ज्ञात कर लिया, अब इन सभी वैल्यू को उठा के पुट कर दें किसमें, समीकरण नंबर 1 में। बहुत सावधानी से हम लोग को समीकरण नंबर 1 में पुट करना है, नहीं तो क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लिए, फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब हम लोग चारों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो समीकरण नंबर 1 में पुट कर दें। अब देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो आप ये इक्वेशन उठा के यहाँ पे लिख लीजिएगा सभी बच्चे। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल, थोड़ा छोटा लिख रहे हैं, फिर त्रिभुज COB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BOA का क्षेत्रफल। ठीक है, अब वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम लोगों ने क्या निकाला था बच्चों, अभी हम लोगों ने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाला था ना, अंडर रूट 14x ब्रैकेट में x प्लस 14। ठीक है, हम लोगों ने अंडर रूट में ये वैल्यू को निकाला था, अंडर रूट 14x ब्रैकेट में x प्लस 14 इक्वल टू त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल हम लोगों ने क्या निकाला था, त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल था 2 ब्रैकेट में x प्लस 6, प्लस में त्रिभुज COB का क्षेत्रफल कितना निकाला था हम लोगों ने 28, प्लस BOA का कितना निकाला था, या AOB का 2 ब्रैकेट में x प्लस 8। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लीजिए, तो ये तो इसी तरह रहेगा, अंडर रूट 14x ब्रैकेट में x प्लस 14 इसी प्रकार रहेगा। इसको देखिए मल्टीप्लाई कर ले, तो 2x प्लस 6 2 जा 12 प्लस 28 प्लस 2x प्लस 18 2 जा 16। ठीक है, तो अब देखिए अंडर रूट 18x ब्रैकेट में x प्लस 14 इज इक्वल टू 2x कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर दीजिए, 28 16 और 12 को ऐड करिए, तो 8 2 10 10 6 16 को 6 कैरी 1 2 1 3 4 1 5 56 प्लस में कितना 56। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसको हम लोग इसमें से कुछ कॉमन है, तो इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले लें, 4 को कॉमन ले सकते हैं क्या, 4 को कॉमन ले लीजिए इसमें से। ठीक है, तो कितना बचेगा, इधर अंडर रूट 48x ब्रैकेट में x प्लस कितना हो जाएगा 14। ठीक है, यहाँ से 4 को हम लोग क्या कर लें, कॉमन निकाल लें, 4 को कॉमन निकालेंगे तो x प्लस कितना बचेगा, यहाँ पे 14 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब क्या कर दें बच्चों, अब देखिए इधर अंडर रूट है, इधर अंडर रूट नहीं है, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में आप क्या क्या करिए, जब एक साइड अंडर रूट एक साइड अंडर रूट ना हो, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों पक्षों में वर्ग कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर दोनों पक्षों में क्या कर दें, वर्ग कर दें। तो देखिए क्या हो जाएगा, इधर 48x ब्रैकेट में x प्लस 14, इधर स्क्वायर कर दीजिए, इधर 4x प्लस 14 इधर स्क्वायर कर दीजिए, दोनों पक्षों में क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए
जब कभी भी स्क्वायर रूट का आप करेंगे तो अंडर रूट हट जाता है। तो इधर क्या बचेगा बच्चों, 48x ब्रैकेट में x प्लस 14, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, x प्लस 14 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर मत लगाइए, यहाँ पे हम लोग ट्रिक से सॉल्व कर देंगे। तो देखिए 48x ब्रैकेट में x प्लस 14 इक्वल टू 16, x प्लस 14 का होल स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 14 x प्लस 14, x प्लस 14 से x प्लस 14 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 48x इज इक्वल टू 16 ब्रैकेट में x प्लस 14, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग फिर से ये 48 है, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे आप नहीं करना चाहते हैं तो इस 16 को इधर लेते आइए, तो 48x अपॉन में क्या हो जाएगा 16, इधर गुणा में तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, x प्लस 14, ठीक है। ये कितने बार में 16 3 जा 3x इक्वल टू x प्लस 14, इस x को इधर लाइए तो 3x माइनस x हो जाएगा इक्वल टू 14, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 14, ठीक है। तो x इक्वल टू 14 अपॉन में 2 कैंसिल आउट होगा, x इक्वल टू 7 क्या सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने x की वैल्यू बहुत आसानी क्या, क्वेश्चन तो बहुत लॉन्ग है, हमने 7 सेंटीमीटर निकाल लिया। अब जब बच्चों x की वैल्यू आ गई तो हम लोग आसानी से AC की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे इसलिए AC की लंबाई, AC की जो लंबाई है वो कितनी थी, x प्लस 6, ठीक है। तो x की वैल्यू हमने कितना निकाला 7, इधर कितना है 6 है, तो कितना होगा 7 6 13 सेंटीमीटर। तो AC बराबर कितना हो गया बच्चों 13 सेंटीमीटर। AC की जो लंबाई है वो कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर। दूसरा, इसलिए फिर किसकी चाहिए, AB की लंबाई, AB की लंबाई, AB की लंबाई क्या हो जाएगा बच्चों, AB की जो लंबाई है वो क्या x प्लस 8 था, तो x की वैल्यू कितना है 7 प्लस 8, 7 8 कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। मतलब जो AB की जो लंबाई है वो कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम लोगों ने बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफी लंबा क्वेश्चन गया है, सोल्यूशन देख रहे हैं, इसको सोल्यूशन करने में काफी लंबा है, तो एकदम प्रॉपर तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। जब ये क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे तो आपको उसी तरीके से सॉल्व करना है। अब इस पे अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप इसको एक बार में एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में तो नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन पे मैं लिख देता हूं, इस क्वेश्चन पे, स्पेशली इस क्वेश्चन पे आपका 10 टाइम्स प्रैक्टिस, मतलब 10 बार आप इस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे। 10 टाइम प्रैक्टिस कब तक, बोर्ड एग्जाम 2026, बोर्ड एग्जाम 2026 तक आप इसको 10 बार प्रैक्टिस करके रखेंगे, तभी इस क्वेश्चन को आप आसानी से बोर्ड एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज यह क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, सभी बच्चे इसको नोट करिए। उसके बाद हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। वह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन इतना लंबा नहीं हम लोग करेंगे, ठीक है, उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सभी बच्चे इसको नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। सभी बच्चे इसको नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि वृत्त, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत
वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज, वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। ठीक है, हमें क्या सिद्ध करना है बच्चों? सिद्ध करना है कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। संपूरक कोण मतलब क्या होता है? संपूरक कोण मतलब होता है कि 180 डिग्री का एंगल बनाती हैं। ठीक है, मतलब परिगत किसके? चतुर्भुज के परिगत। उसमें त्रिभुज के परिगत था, इसमें किसके परिगत है? चतुर्भुज के। इसका मतलब क्या है? हमको एक चतुर्भुज रैंडम बना लेना है, किसी भी तरीके का आप चतुर्भुज बना लीजिए, कुछ इस प्रकार से, जैसे भी आपको बनाना है, क्योंकि वो बोला नहीं है। चतुर्भुज तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन वो बोला नहीं कि वर्ग होगा कि आयत होगा, कुछ भी नहीं। तो आप एक सिंपल बना लीजिए कुछ भी। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि वृत्त के परिगत मतलब वृत्त इसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से कुछ है। ठीक है, एक चतुर्भुज है जिसके अंदर एक वृत्त है। ठीक है, हमको क्या सिद्ध करना है कि उसके आमने सामने के जो कोण हैं वह कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं? संपूरक मतलब 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये चीज हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए, ये क्या होता है? वृत्त का केंद्र होता है। ठीक है, वृत्त का क्या है बच्चों? केंद्र है। आपको पता है कि केंद्र से अगर कोई रेखा अगर हम खींचते हैं स्पर्श रेखा पे, तो कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का। मतलब ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अच्छा, 4 बिंदु हैं, एक बिंदु ये, जैसे उसमें 3 बिंदु थे त्रिभुज में, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये। तो इन चारों का कुछ आप नाम रख दीजिए। सबसे पहले हम त्रिभुज का नाम रख देते हैं, उसके बाद इन बिंदुओं का नाम रख देंगे। तो मान लेते हैं बिंदु ए, बी, सी, डी। अब इन चारों बिंदुओं का नाम रख दीजिए, ए, बी, सी, डी। ठीक है, अब इनका नाम रख दीजिए ई, एफ, जी, एच। अब इसका नाम रख दीजिए ई, एफ, जी, एच। ठीक है, 4 बिंदु हो गए। अब देखिए, केंद्र से रेखा हम खींचे तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाया। तो ये कितने का बनाएगा? ये भी 90 का बनाएगा, कोई डाउट नहीं है। ये भी कितने का बनाएगा? ये भी 90 का बनाएगा। तो ये भी कितने का बनाएगा? ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। मतलब कोई भी रेखा आप केंद्र से अगर किसी भी स्पर्श रेखा पे खींचते हैं तो हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि इस पॉइंट को भी मिला देते हैं। इसको भी मिला दीजिए, इसको यहां से भी मिला दीजिए। ठीक है, इसको केंद्र से इसको भी मिला दीजिए और इस बिंदु को भी मिला दीजिए। अब देखिए, हमें सारे कोण दिख रहे हैं। कौन कौन से? सबका नाम हम लोग लिख लेते हैं। ये ओ है। ठीक है, इस एंगल का नाम क्या है बच्चों? ओ। वैसे भी पता है ये ओ सेंटर है तो ओ होगा ही। आप सभी का नाम कुछ न कुछ लिख दीजिए। तो हम लोग यहां से लिखते हैं, ये एंगल 1 मान लेते हैं, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ये एंगल 5, ये एंगल 6, ये एंगल 7, ये एंगल 8। हम मान लेते हैं कि ये जो एंगल है वो कितने में बटे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 एंगल में बटे हुए हैं। तो हमें सिद्ध क्या करना है? आमने सामने के कोण, मतलब ये जो कोण है इसके बराबर 180 और ये कोण है इसके बराबर 180। आमने सामने के कोण 180 डिग्री बनाते हैं। मतलब हमें सिद्ध क्या करना है? क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है हमें बच्चों कि एंगल
इसका नाम लिख दीजिए ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस इसके सामने क्या है सी ओ डी, एंगल सी ओ डी बराबर 180 डिग्री। दूसरा एंगल हमें क्या सिद्ध करना है, एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी बराबर कितना 180 डिग्री। मतलब हमें सिद्ध करना है कि जो आमने सामने के कोण है वह संपूरक हैं। ठीक है, ये बात हमें सिद्ध करना है। देखिए ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे बनाया है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनाए हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि इसके परिगत त्रिभुज के, वृत्त के, चतुर्भुज के, तो सेम कंसेप्ट लगता है। अब देखिए किस इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं वैसे, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, 3 4 5 6 7 8, मतलब जितने आपने नाम किए उतने त्रिभुज बन रहे हैं। देखिए ये पहला त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पीछे कंसेप्ट किया था ना कि इन दोनों त्रिभुज को हम 1 2 को सर्वांगसम कर सकते हैं। 1 2 को बहुत आसानी से आपस में क्या कर सकते हैं, सर्वांगसम कर सकते हैं। ठीक है, 1 2 सर्वांगसम हो सकता है, 3 4 सर्वांगसम हो सकता है। मतलब सर्वांगसम कर लेंगे तो ये एंगल बराबर हो सकते हैं, 1 2 बराबर, 3 4 बराबर, 5 6 बराबर, 7 और 8 आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर है। मतलब 1 2 के बराबर, 3 4 के बराबर, ठीक है, 7 8 के बराबर और 5 6 के बराबर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी भी दो त्रिभुज को हम लोग सर्वांगसम कर दें तो अगर ये CP/CT से बराबर होगा तो उसी प्रकार ये नियम इसमें भी लगेगा, ये नियम इसमें भी लगेगा, ये नियम इसमें भी लगेगा। तो हम लोग अब सभी को नहीं सिद्ध करेंगे, एक को किसी को सिद्ध करके बाकी को हम लोग बराबर लिख देंगे। ठीक है, ये आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। एक एंगल को हम लोग बराबर सिद्ध कर देंगे, किसी भी दो त्रिभुज को सिद्ध कर दीजिए, इसको इसको सिद्ध कर दीजिए, CP/CT से ये बराबर हो जाएंगे एंगल। तो इसको हम लोग इसी प्रकार लिख सकते हैं, क्योंकि सेम कहीं भी सेम अगर प्रोसेस बार बार रिपीट हो रहे हैं तो सबको बार बार करने की जरूरत नहीं होती। तो किसी भी दो त्रिभुज को ले लीजिए, तो हम लोग ले लेते हैं बच्चों इस त्रिभुज को, हम लोग सीधे सीधे ले लेते हैं त्रिभुज ए, ये O है, ठीक है, इसका नाम क्या है देख लीजिए एक बार फिर से, ABCDEFGH। ठीक है, तो हम लोग त्रिभुज ले लेते हैं AOH, लिख लेते हैं त्रिभुज AOH तथा AOH, ठीक है, तथा AOE, त्रिभुज AOE में। ठीक है, ठीक है, आसानी से हम लोगों ने ले लिया। सेम कंसेप्ट है जैसे हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किया था, उसी प्रकार से है। तो देखिए त्रिभुज AOC और AOE ले लिया, तो देखिए इसमें AO कॉमन आ रहा है, AO इसमें भी है, AO इसमें भी है, देखिए AO इसमें भी है, AO इसमें भी है। तो हम सबसे पहले तो यही लिख लेंगे AO बराबर AO, रीजन क्या डाल देंगे, उभयनिष्ठ या फिर कॉमन, ये तो कॉमन है, एक चीज मिल गया हमको। दूसरा ये देखिए Y बिंदु है, Y बिंदु से अगर कोई भी स्पर्श रेखा खींची जाए तो ये AB पूरी स्पर्श रेखा है और AD भी स्पर्श रेखा है, तो उसका छोटा भाग भी स्पर्श रेखा ही कहलाएगा। तो इसका मतलब किसी भी Y बिंदु से अगर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो उनकी लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। हमेशा ये याद रखिएगा, ये थ्योरम भी है कि किसी भी Y बिंदु से अगर दो स्पर्श रेखा खींची जाए तो वो आपस में क्या होती है, बराबर होती है, मतलब AE बराबर AH। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि पहले त्रिभुज हमने ये लिया है तो AH बराबर किसके, AE के। जो त्रिभुज लिखते हैं उसी का नाम पहले लिखते हैं। देखिए AH यहाँ है, AE यहाँ है, ये दोनों आपस में बराबर है। रीजन क्या डाल देंगे कि A बिंदु A से दो स्पर्श रेखा खींची गई, वो आपस में बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे A से स्पर्श रेखा खींचा, A से स्पर्श रेखा खींचा हमने दो, तो वो आपस में बराबर हो जाएंगे। अच्छा है, ये चीज ठीक है। उसके बाद ये पता है आपको, ये O है, केंद्र है, तो केंद्र से अगर कोई भी रेखा हम स्पर्श रेखा पे खींचते हैं तो ये तो त्रिज्या होती है, मतलब केंद्र से कोई भी, ये केंद्र, ये वृत्त है, ये यहाँ से केंद्र से रेखा खींचेंगे तो ये सब क्या कहलाती हैं, त्रिज्याएं कहलाती हैं। किसी भी वृत्त में अनंत त्रिज्याएं हो सकती हैं। तो इसका मतलब AE बराबर किसके होगा,
सॉरी OE बराबर OH, ठीक है। तो हम पहले लिखेंगे OH बराबर क्या लिखेंगे, OE लिखेंगे। देखिए OH भी आ रहा है और OE भी आ रहा है। ये OH OE क्यों बराबर है, लिखेंगे क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है, तो लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, ये वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। तो इस तरीके से त्रिभुज AOH सर्वांगसम हो गया त्रिभुज AOE के। बाय विच रीजन, साइड 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 नियम से, साइड नियम से क्या हो गया बच्चों, सर्वांगसम हो गए। और आपको पता है कि साइड नियम से अगर कोई भी त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, किसी भी नियम से सर्वांगसम हो गया, तो उसके जितने भी कोण हैं, जितने भी भुजा, सब आपस में बराबर हो सकते हैं। तो हम लिख देंगे एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। रीजन क्या डाल देंगे, CP CT। इसको इक्वेशन नंबर क्या लिख दें, फर्स्ट लिख दें, ठीक है। अब देखिए जो काम हमने 1-2 वाले त्रिभुज में किया है, वही काम हम लोग 3-4 में भी करेंगे। सेम देखिए, सेम काम होगा कि OB उभयनिष्ठ हो गया, ये OE त्रिज्या है, OF त्रिज्या, ये आपस में बराबर, और BY बिंदु है तो EB बराबर EH। तो सेम तरीके से साइड नियम से ये भी सर्वांगसम हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी सर्वांगसम, तो हम लोग एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा, किससे, CP CT से। सेम काम इसमें भी, इस दोनों त्रिभुज 5 और 6 वाले में देखिए OF बराबर OG क्योंकि ये त्रिज्या है, और OC उभयनिष्ठ। उसके बाद CY बिंदु, तो ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा, ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। फिर साइड नियम से ये सर्वांगसम हो गया। सेम तरीका इसमें भी 8 और 7 में OD उभयनिष्ठ, OH OG वृत्त की त्रिज्या, और DY बिंदु, तो ये स्पर्श रेखा आपस में बराबर। फिर से साइड नियम से सर्वांगसम। तो हम बार चारों बार ये चीज नहीं लिखेंगे, बोर्ड एग्जाम में भी हम 4 बार इसको नहीं लिखेंगे, एक बार इसको सर्वांगसम कर दिए, सेम नियम इसमें भी रिपीट हो रहा है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या, इसी प्रकार। जब कोई भी नियम सेम रिपीट होता है तो आप वहां पे लिख सकते हैं इसी प्रकार। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, एंगल 3 बराबर एंगल 4। रीजन क्या डालेंगे, CP CT, ये भी CP CT नियम से हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर क्या मान लीजिए, 2, ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पे हम लोग एक रेखा खींचते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आपके पूछा हुआ है। देखिए फिर से 3-4 जैसे बराबर होगा, उसी तरह 5-6, तो लिखेंगे एंगल 5 बराबर एंगल 6। रीजन क्या रहेगा, CP CT। इसको हम लोग समीकरण नंबर कौन सा मान लेंगे, 3rd मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद एंगल 7 बराबर एंगल 8, इसका भी रीजन क्या होगा, CP CT। सेम तरीके से, तो इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 4 मान लेंगे, ठीक है। सभी बच्चों इसको नोट करिए। अब देखिए हम लोगों ने ये चीज तो बराबर कर लिया कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर, एंगल 5 एंगल 6 के बराबर, एंगल 7 एंगल 8 के बराबर। अच्छा, और आपको पता है कि किसी त्रिभुज में केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बनता है, ये केंद्र है तो इस पे कितने डिग्री का कोण, 360 डिग्री का बनता है। एक कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि, इसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों वी नो दैट, ठीक है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं आप, कि कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री। मतलब इन सारे कोणों को हम जोड़ेंगे तो वह कितने डिग्री के बराबर होना चाहिए, 360 डिग्री के। तो हम से लिख सकते हैं बच्चों कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, ये सब बराबर हो जाएंगे किसके, 360 डिग्री के। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए हमको बराबर क्या सिद्ध करना है, जो बराबर सिद्ध करना है उसको रखिए, बाकी लोगों को हटा दीजिए। हमको क्या सिद्ध करना है, ये देखिए ये एंगल इसके बराबर, मतलब AOB। तो AOB में कौन कौन आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है, ठीक है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। और फिर DOC के बराबर लिखा है ना, AOB प्लस COD बराबर 180 डिग्री। तो DOC कहाँ है, DOC में 7 6 आ रहा है, मतलब 6 और 7 आ रहा है। तो मतलब 2 3 होना चाहिए, 6 7 होना चाहिए, बाकी 1 4 5 और 8 इनको हटाना है हमको। तो ये कैसे हटेंगे,
तो देखिए 1 किसके बराबर है, 2 के बराबर है, तो 1 की जगह भी क्या लिख दें, 2, क्योंकि 1 को हटाना है तो इसको भी 2 लिख दिए, और 2 को रहना है तो 2 को रहने दीजिए, प्लस 3 को रहना है तो 3 को रहने दीजिए, 4 को हटाना है तो 3 किसके बराबर है, 4 के बराबर है, देखिए 3 बराबर 4, तो 4 की जगह भी 3 लिख दीजिए, प्लस एंगल 5 को हटाना है तो एंगल 5 किसके बराबर है, एंगल 5 बराबर है एंगल 6 के, तो एंगल 5 की जगह एंगल 6 लिख दीजिए और एंगल 6 रहने दीजिए, प्लस एंगल 7 रखना है, एंगल 8 को हटाना है तो एंगल 8 किसके बराबर है, 7 के बराबर, तो यहाँ भी एंगल 7 लिख दीजिए, बराबर 360 डिग्री। अब देखिए सब दो दो बार हैं, यह भी 2 बार, यह भी 2 बार, यह भी 2 बार, तो 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 प्लस 2 एंगल 6 प्लस 2 एंगल 7 बराबर 360 डिग्री। ठीक है, अब देखिए सबके पास 2 2 है तो 2 को कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा बच्चों, एंगल 2 प्लस एंगल 3। ठीक है, इसमें से भी 2 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा एंगल 6 प्लस एंगल 7, या आप ऐसे नहीं करिए, आप ऐसे डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख देंगे, यहाँ से 2 सीधे कॉमन ले लीजिए सबसे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 बराबर 360 डिग्री। ठीक है, तो 2 हटाना है, यहाँ गुणा में तो इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 बराबर कितना हो जाएगा, 360 बटे के 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। यहाँ क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 बराबर 180 डिग्री। अब देखिए एंगल 2 और एंगल 3 को जब हम जोड़ेंगे, एंगल 2 एंगल 3 को जोड़ेंगे तो कौन सा एंगल मिल रहा है, ए ओ बी, तो यहाँ लिख दीजिए एंगल ए ओ बी प्लस 6 और 7 को जोड़ेंगे तो कौन सा मिलेगा, एंगल डी ओ सी, या बोले सी ओ डी, एक ही बात है, बराबर कितना 180 डिग्री। देखिए यही तो हमें सिद्ध करना था, ये ना था कि एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी, एकदम आसानी से हम लोगों ने सिद्ध कर लिया। देखिए फर्स्ट पार्ट तो हम लोगों ने सिद्ध कर लिया, अब देखिए सेकंड पार्ट सिद्ध करना है। देखिए सेकंड पार्ट क्या है, एंगल ए ओ डी बराबर बी ओ सी, तो आपको पता है कि फिर से यही प्रोसेस हमको सेम अपनाना पड़ेगा, सेम तरीका, ये सर्वांगसम करिए फिर सीपीसीटी से ही लिखिए, तो फिर से जब यही काम करना है तो फिर से हमको करने की जरूरत नहीं है, फिर से हम क्या लिखेंगे, इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों, सेकेंड वाले को भी लिख देंगे, इसी प्रकार लिखेंगे एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। इस तरीके से हम लोगों ने सेकेंड पार्ट को भी आसानी से सिद्ध कर लिया कि एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। तो देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 को भी सॉल्व कर दिया। तो देखिए हम लोगों ने आसानी से इसको सॉल्व कर लिया, जिसको रखना था 1 2 2 सबको इसको कर लिया, फिर यहाँ से 2 कॉमन लिए, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से 2 को इधर डिवाइड कर दिया, 2 3 को जोड़े तो ए ओ बी मिल गया, और 6 और 7 को जोड़े तो क्या मिल गया बच्चों, सी ओ डी। ठीक है, तो ए ओ बी प्लस सी ओ डी बराबर 180 डिग्री। देखिए फर्स्ट पार्ट हमारा सिद्ध हो गया, जब फर्स्ट पार्ट सिद्ध हो गया तो फिर से सेम काम हमको सेकेंड पार्ट के लिए भी करना है, तो सेकेंड पार्ट के लिए जब सेम काम करना है तो उसको हम लोग बार बार नहीं करेंगे, फिर से क्या लिखेंगे, इसी प्रकार, इसी प्रकार लिख के हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। इस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट दोनों को ही सॉल्व कर लिया। दोनों ही बहुत अच्छे क्वेश्चन थे बच्चों, मतलब क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13, ये भी बोर्ड के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आपको फिर से मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, प्रैक्टिस 10 टाइम्स प्रैक्टिस बोर्ड 2026 के लिए। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन सब आ गए आपके एग्ज़ाम में, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो आप इनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे एक बार में। तो एक बार में सॉल्व करने के लिए आपके पास प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है, और सारे रूल याद होने चाहिए कि केंद्र से अगर कोई भी रेखा हम स्पर्श रेखा पे खींचते हैं तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। तो सभी बच्चे इसको अपने फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ताकि हम लोग आसानी से
इसको एग्ज़ाम में आए तो सॉल्व कर सकते हैं। नियम एकदम सेम है। ये काम हम लोगों ने किया। उसके बाद ये जो एंगल लिखे हैं ये पूरा 360 डिग्री के बराबर था, तो जिसको रखना था, जैसे हमको ए ओ बी लिखना है तो ए ओ बी में हमको 2 और 3 चाहिए, तो 2 और 3 को रखना है, अब बाकी लोगों को हटाना है। तो जिसमें हमने ऐसा चीज़ किया है उसको रखना है, और बाकी लोगों पे जिसमें कुछ नहीं उनको हटाना है। तो 1 2 के बराबर है, तो 1 की जगह भी 2 लिख दिया, 2 तो है ही। 3 को रखना है, 4 किसके बराबर है, 3 के बराबर, तो 3 भी हो गया। 5 किसके बराबर है, 6 के, 6 को रखना है। 7 को रखना है, 8 किसके बराबर, 7 के। ऐसे करके हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो सभी बच्चे इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे वृत्त के जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोगों ने सभी को सॉल्व कर लिया। थैंक यू सो मच।